अधिकार और कर्तव्य। आज का टॉपिक राइट्स एंड ड्यूटीज़। देखिए, अधिकार मिलते कहाँ से हैं। प्रकृति में हम जब पैदा होते हैं तो हमें कुछ प्राकृतिक अधिकार मिलते हैं। यदि वो न मिले तो हम चिल्लाते हैं। एक छोटा बच्चा भोजन न मिले, प्यासा हो, सुरक्षा का खतरा हो उसे, तो चिल्लाएगा। यानी राइट टू फूड, राइट टू क्वेंच थर्स्ट, भूख शांत करने का अधिकार, प्यास बुझाने का अधिकार और जीवन की सुरक्षा का अधिकार। एक नन्हे से नन्हे बच्चे का अगर पैर दब जाए या कोई दूसरा बच्चा चुकोटी काट ले तो रोता है। ये अधिकार की रक्षा के लिए किया गया रक्षोपाय है। यानी कि ये क्या है? ये एक वही उपाय है, उपचार है जो अनुच्छेद 32 में संविधान में दिया गया है। जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार अगर हमें न मिल रहे हों तो हम गुहार लगाएं सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत या हाई कोर्ट में 226 के अंतर्गत। उसी प्रकार एक छोटा बच्चा गुहार लगाता है, पुकार लगाता है, रोता है। तो सबसे पहले मिले हमें प्राकृतिक अधिकार पैदा होते ही, फिर मिले हमें मानवाधिकार। मानव होने के नाते कुछ अधिकार हमें हैं। मानवाधिकारों का चार्टर पढ़ लीजिए, विश्व का संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है। मानवाधिकार जितने भी हैं वो पढ़ लीजिए। मानवाधिकार सुनिश्चित कराने का दायित्व दिया गया राष्ट्र को। यानी जो स्टेट बना, स्टेट बनने की 4 थ्योरीज आपको पढ़नी चाहिए। मैंने एक्सेल बैच में बहुत विस्तार से सब कुछ समझाया है, थॉटफुल बैच जो है। तो मानव को जो मानवाधिकार मिले हैं उन्हें सुनिश्चित कराने के लिए राज्य को जिम्मा दिया गया, स्टेट को। राज्य का मतलब यूपी एमपी बिहार वाला राज्य नहीं, राज्य यानी जैसे भारत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, वहाँ जो राज्य है कैपिटल एस से लिखा जाता है, स्मॉल एस से लिखा जाता है वो स्टेट जो प्रोविंस होता है, प्रदेश होता है। तो मौलिक अधिकार बने कहाँ से कि जब संविधान बनाया गया तो कुछ मानवाधिकारों को या कुछ नए मानवाधिकारों को बना दिया गया और संविधान में सुनिश्चित किया गया कि ये हमारे नागरिकों को या गैर नागरिकों को भी मिलें। उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। यानी जो अधिकार प्रकृति देती है उन्हें प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। नेचर गिव्स नेचुरल राइट्स। जो अधिकार संविधान देता है उनको कहते हैं, क्या कहते हैं? संवैधानिक अधिकार या मूल अधिकार। जो अधिकार किसी कानून द्वारा मिलते हैं, जैसे संपत्ति का अधिकार, उनको कहते हैं विधिक अधिकार, लीगल राइट्स। उनको विधिक अधिकार कहते हैं। और यदि संविधान कोई अधिकार हमें दे दे लेकिन वो मूल अधिकारों में ना हो, लेकिन मूल अधिकार जैसा ही हो, उसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी राइट्स। जैसे कि भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में निर्बाध आवागमन की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद है। ये संविधान के तीसरे भाग में नहीं है, फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, लेकिन अन्यत्र दिया गया है। इसको खोजिए। तो ये मूल अधिकार जैसा ही है, लेकिन संविधान में चूंकि इसका उल्लेख है लेकिन मौलिक अधिकार या मूल अधिकार ये नहीं है, तो इसको कहा गया स्टैट्यूटरी राइट। स्टैट्यूटरी, सांविधिक अधिकार। लीगल राइट्स हो गए जो किसी लॉ में मिलते हैं। लॉ क्या होता है? संविधान में जो मिलते हैं वो तो मूल अधिकार हैं, स्टैट्यूटरी राइट्स हैं। लेकिन संविधान में कोई लॉ बनाने की बात की जाती है कि ये कानून बनाया जा सकता है, राज्य किसी भी वस्तु की बिक्री पर कर लगा सकता है, इसको बिक्री कर कहा जाएगा। अब इसके आधार पर एक लॉ बना, उस लॉ को कहा गया उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम 1948। मैं जिस विभाग में था असिस्टेंट कमिश्नर, उस लॉ के अंतर्गत जितने राइट्स मिलते हैं वो लीगल राइट्स हैं। संपत्ति का अधिकार लीगल राइट हुआ, हालांकि संविधान में वर्णित स्टैट्यूटरी राइट भी है, लेकिन संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार भी है, लीगल राइट भी है, क्योंकि संपत्ति के लिए विभिन्न कानून बनाए गए हैं।
उन कानूनों में संपत्ति का हमें धारण का अधिकार मिला है। यदि हमने कोई संपत्ति खरीदी है तो जब तक हम उसे बेचते या लीज पे नहीं देते तब तक उसका धारणाधिकार हमारे पास है, होल्डिंग राइट हमारे पास है। तो ये अधिकार है। जीएस के फर्स्ट पेपर में, जीएस के फर्स्ट नहीं, प्री के फर्स्ट पेपर में यानी जीएस में ये बाकायदा सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है, राइट्स एंड इश्यूज के नाम से। तो विभिन्न प्रकार के ये अधिकार हुए। संविधान में जब ये प्रोवाइड किया गया कि बिक्री कर अधिनियम बनाया जा सकता है, वो बिक्री कर अधिनियम बन गया तो उसके अंदर ये अधिकार दिया गया कि यदि हमने ज़्यादा पैसा जमा कर दिया है और हमारा टैक्स उससे कम होता है तो रिफंड लेने का अधिकार हमें है। ठीक है, ये हो गया लीगल राइट। इस तरह से राइट्स बनते हैं। तो ये तो हुए राइट्स। अब जो राइट्स हैं इनमें ऊपर नीचे कौन है, सबसे ऊपर सबसे नीचे। राइट्स के ऊपर हावी क्या होता है? 31C पढ़िए, कैपिटल सी। देखो संविधान में जैसे मान लो कोई आर्टिकल है 21, तो उसके अंदर स्मॉल ए स्मॉल बी वो सब एक नेचर के होंगे। अमेंडमेंट होके स्मॉल ए बी सी जुड़ सकते हैं, लेकिन अगर 21 कैपिटल ए जुड़ता है इसका मतलब ये अलग नेचर का हो सकता है। संविधान में 395 आर्टिकल हैं, नंबर 395 तक ही रहेंगे। ये एक कॉलोनी है जिसमें 395 मकान बने हैं, 395। अब मकान नंबर 31 वाला मर गया, मकान खाली हो गया, रिपील्ड लिख दिया जाएगा, यानी ये मकान खाली है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार 31 रिपील्ड हो गया, मकान खाली है, तो 31 में कोई दूसरा अधिकार नहीं, यानी उस मकान में दूसरा कोई नहीं रहेगा। ऐसे ही अगर 21 में एक नया आर्टिकल जोड़ना है, मान लो एक मंजिला मकान है जिसके अंदर बहुत से कमरे हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, लेकिन अब लगता है कि एक कोई नई चीज़ बनाई जाए, तो 21 में ए जोड़ा कैपिटल ए, यानी एक मंजिल और बना दी गई। मकान नंबर 21 ही है, एक मंजिल और बना दी गई। इस तरह संविधान में चलता है। तो अगर आईएएस में प्रश्न आता है, ये बात मैंने फाउंडेशन बैच में बताई, यहाँ दोहरा रहा हूँ, जो लोग फाउंडेशन में हैं उनको ये दोहराई हुई लगेगी क्योंकि ये बताना ज़रूरी है। 35,000 का जो बैच है उसमें ये बात बताई गई है। ये बताना ज़रूरी होता है ना कि जो बैच किसकी बैच की गरिमा कितनी ऊंची है, और यही बात बताई गई है 1,80,000 के बैच में भी। आज की डेट में प्लेटिनम बैच 1,80,000 का है। तो संविधान में आर्टिकल 395, आईएएस का प्रश्न है संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395, 445, ऐसे ऐसे, तो 395 सही होगा। पीसीएस का क्वेश्चन होगा तो उसमें वो पूछते हैं कि अब तक जितने आर्टिकल रिपील्ड हैं उनको घटाकर और जितने आज तक नए बने हैं उनको, जो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, इनको जोड़कर कितने, तब आप गिनते रहिए भाई। इसका कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं है। आज मैं बताऊं, कल को कोई नया जुड़ जाए तो कौन जाने, 370 उड़ गई तो कौन जानता। तो इसलिए ये तो समय समय पे होता रहता है। ये सब पीसीएस में एसएससी में चीज़ें आती हैं। आईएएस में सीधा क्वेश्चन संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 ही रहेंगे हमेशा। तो ये तो होते हैं अनुच्छेद। हर अनुच्छेद में एबीसी होता है स्मॉल, ये उसी अनुच्छेद का पार्ट होता है, लेकिन कैपिटल एबीसी अगर है तो उस अनुच्छेद का पार्ट नहीं है। तो 31A पढ़िए, सी पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो संविधान के मौलिक अधिकारों के ऊपर अभिभावी हैं, यानी कि ओवरराइडिंग हैं। अगर राज्य को नीति निर्देशक सिद्धांतों के, मैंने शायद मौलिक कर्तव्य तो नहीं बोल दिया था, नीति निर्देशक सिद्धांतों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अनुपालन के लिए अगर फंडामेंटल राइट छीनना भी पड़े तो सरकार छीन सकती है। जैसे सड़क बनाने के लिए, मकान पर कब्जा करने के लिए संपत्ति का अधिकार बार बार छीना जाता था। इसके लिए शेड्यूल 9 बनाया गया जिससे न्यायालय उस पर कुछ ना कर सके। शेड्यूल 9 का मतलब ये है कि न्यायालय इस पर दृष्टि नहीं डालेगा, ये न्यायालय की दृष्टि बाह्य है। ये मैं वो भाषा बोल रहा हूँ जो मैं इन बैचेज में पढ़ाता हूँ। हालांकि प्लेटिनम की भाषा नहीं बोल रहा हूँ। प्लेटिनम बैच में और गोल्ड बैच में तो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन पढ़ाया जाता है, हिंदी भी और तुरंत उसी का इंग्लिश, एग्जैक्ट, बिल्कुल इधर उधर हिला वाला नहीं। तो न्यायालय की दृष्टि बाह्य है, यानी आउट ऑफ साइट ऑफ द कोर्ट। जो भी अनुच्छेद, जो भी अनुसूची 9 में डाल दिया जाएगा,
ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, अनुच्छेद 31 से रिलेटेड, तो उस पर न्यायालय कोई अपना टिप्पणी नहीं कर सकता, न्यायालय उसका पुनरीक्षण नहीं कर सकता, पुनर्विलोकन नहीं कर सकता, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता, यानी पुनरावलोकन या पुनर्विलोकन नहीं कर सकता। तो उसमें संपत्ति कानून भरे पड़े। आखिरकार जनता सरकार आई, भारतीय नहीं, केवल जनता सरकार। भारतीय जनता सरकार तो बहुत कुछ कर गई। जनता सरकार ने 1-2 काम किए। 44वां संविधान संशोधन किया, वो बड़ा महत्वपूर्ण है और ये पूरे इतिहास में याद किया जाएगा। जैसे 370 का हटाना भारतीय जनता पार्टी का याद रखा जाएगा। तो उन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया और संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया। कौन झंझट में पड़े, अनुच्छेद 9 में डालते रहो। लेकिन अनुसूची 9 भी खत्म कर देनी चाहिए थी। इसका कोई औचित्य नहीं। जब गमला नहीं है तो फूल कहाँ गया भाई? गमला तो था अनुच्छेद 31, आर्टिकल 31, और फूल जो उसमें लगा हुआ था वो अनुसूची 9 था। तो अनुसूची 9 की अब ज़रूरत ही नहीं, लेकिन अनुसूची 9 बनी रही, बिना गमले का फूल खिला है आज भी। तो जयललिता जैसे लोग जो हैं, थलाइवी वैसे लोग जो हैं, वो उसमें आरक्षण के कानून भरते रहे लगातार। तमाम राज्यों ने भरे आरक्षण, 90% तक आरक्षण पहुंचा दिया। न्यायालय के दृष्टिबाह्य, न्यायालय दृष्टि डाल नहीं सकता। तो ये अधिकारों की चोरी है, क्लियर कट। ये अधिकारों का हनन है, अधिकारों की चोरी है, बैकडोर से गलत है। मैं जयललिता की प्रशंसा नहीं कर सकता इस बात के लिए, किसी भी बात के लिए मैं नहीं कर सकता। और ना मैंने वो मूवी देखी, क्योंकि ना मैं कंगना रनावत का फ़ैन हूँ, ना मैं जयललिता का फ़ैन हूँ, बिल्कुल भी। साउथ इंडियन जितने भी ये हीरो, MG रामचंद्रन और कोई भी हो, हीरो से जो कन्वर्ट हुए हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो नॉर्थ के, मैं इन लोगों को बिल्कुल फूटी आंख नहीं देखना चाहता, क्योंकि ये व्यर्थ में पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं, अपनी हीरो वाली इमेज, हीरोइन वाली इमेज को भुनाते हैं और राजनीति अपनी चमकाते हैं। आई नेवर लाइक देम। अरे ठीक है, एंटरटेनमेंट करिए, एंटरटेनमेंट, 3 ही बातों उस बिल में चलती हैं। महान नायिका कह गई हैं वो जो हैं, तो इसलिए वही ठीक है। तो अधिकार हमारे कई प्रकार के हमें मिलते हैं, संविधान से, विधि से। संविधान में जो अनुच्छेद होते हैं तो उसमें ABC तो उसी का पार्ट, कैपिटल ABC। ये अभी हमने ये बताया कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, यदि उनके अनुपालन में कोई मूल अधिकार बाधा है तो उस मूल अधिकार को ओवरराइड किया जा सकता है, सरपास किया जा सकता है। समझ में आ गई होगी बात। अब एक और बात सुन लो, कर्तव्य। भारत में संविधान में कर्तव्य भी दिए हैं, नागरिकों के कर्तव्य और राज्य के कर्तव्य। राज्य के कर्तव्य क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DP। और कर्तव्यों को पालन करना ज़रूरी नहीं है। आप राज्य को बाध्य नहीं कर सकते कि वो कर्तव्यों का पालन करे। कर्तव्य हैं, कर्तव्य संस्कृत में इसका अर्थ होता है करने योग्य। करना कंपलसरी नहीं है, ये कुरु नहीं है, कुर्यात है, यानी करना चाहिए है, कुरु नहीं है। कुरु माने करो, वो नहीं है, ठीक है। ये अपने लिए निर्देश हैं, चूँकि संविधान किसने बनाया? हम भारत के लोगों ने संविधान बनाया। संविधान की उद्देशिका में लिखा हुआ है, प्रेम बिल में, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हमने अपने को दिया है, इसलिए हम अपने लिए निर्धारित करते हैं कि वयम रक्षामः, हम रक्षा करते हैं। वयम कुर्यामः, हम करते हैं। वयम कुर्यात्, हमें करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि हम करें, हम ऐसा करें। करोमि कुर्वः कुर्मः, कुर्मः नहीं है, ये कर्तव्य हैं। व्य, ध्यातव्य, ध्यान देने योग्य, कर्तव्य करने योग्य। तो ये जस्टिसेबल नहीं है, यानी इनको न्यायालय में प्रवर्तन नहीं किया जा सकता। दिस कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन द कोर्ट। हम अदालत में मुकदमा नहीं दायर कर सकते कि राज्य ने अपना कर्तव्य पालन नहीं किया। इसी प्रकार से जो नागरिकों की 11 मूल कर्तव्य हैं 51A में दिए हुए हैं, वो ऐसे हैं कि ये कैपिटल A है, इसमें दिए हुए हैं। तो ये ऐसे कर्तव्य हैं जिनको नागरिकों को बाध्य नहीं किया जा सकता कि आपको ये कर्तव्य पालन करने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये अंतर समझ लीजिए। अब एक प्रश्न कभी कभी उठता है, क्या मौलिक अधिकारों के लिए किसी को बाध्य किया जा सकता है कि आपका मौलिक अधिकार है, आपको मानना पड़ेगा? इसके बारे में न्यायालय के अलग अलग मत हैं। सामान्यतया जो न्यायालय के मत हैं वो ये हैं कि मूल अधिकार
अत्याज्य हैं, नॉन रिडीमेबल है। हम ये सरेंडर नहीं कर सकते कि मुझे जीने का अधिकार है तो मैं जीने का अधिकार त्यागता हूं और मर जाता हूं। तो आत्महत्या एक अपराध है। अब तो वैसा अपराध नहीं रहा जैसे पहले था लेकिन अपराध तो है, ये एक तरह की हत्या है। लेकिन कुछ अधिकार हैं ऐसे कि जो हम त्याग सकते हैं। हमें सब जगह चलने फिरने का अधिकार है, इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि हम चलते फिरते रहें। हमें बोलने का अधिकार है तो ज़रूरी नहीं कि हम बोलते रहें। यहाँ पर कहा जाता है कि निगेशन राइट्स भी हैं हमें, यानी अगर बोलने का अधिकार है तो चुप रहने का अधिकार है, अगर चलने का अधिकार है तो बैठ जाने का अधिकार भी है, सोने का अधिकार भी है, न चलने का अधिकार भी है। लेकिन जीने का अधिकार है तो न जीने का अधिकार अभी तक नहीं मिला है। ये बातें आपको समझनी चाहिए। तो कर्तव्य और अधिकार आपस में जुड़े हैं। अधिकार ज़्यादातर जो हैं राज्य के लिए तो प्रवर्तनीय हैं, नागरिकों के लिए सदैव प्रवर्तनीय नहीं है, कर्तव्य प्रवर्तनीय नहीं है। ये बातें जान लीजिए। आज इतना।